नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो ये क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के होंगे जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इससे रिलेटेड हम लोग अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज फास्टेस्ट। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है जो सबसे तेजी से होता है। फास्टेस्ट पूछा गया है तो फास्टेस्ट कौन सा होता है, तो रेडिएशन जो होता है वो फास्टेस्ट होता है। क्योंकि इसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, लाइट वेव जो होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं। तो उनकी स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ट्रांसमिट होती हैं। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एनर्जी एंड मास ट्रांसफर टेक प्लेस। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऐसा हीट ट्रांसफर होता है जिसमें एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है और मास का भी ट्रांसफर होता है। तो वो होता है कन्वेक्शन में। ठीक है, तो कन्वेक्शन में याद रखिएगा एनर्जी और मास दोनों का ही ट्रांसफर होता है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। तो आपको बताना है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 कैलोरी में होते हैं 4.18 जूल। तो इसमें 4.18 सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया हीलियम, नियॉन एंड आर्गन आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश गैसेस। अब देखिए जैसे हीलियम का अगर सिंबल देखा जाए तो He हो जाएगा, नियॉन का देखा जाए Ne होता है, आर्गन का देखा जाए Ar होता है। तो ये सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें कितने एटम्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम है। इसलिए ये कैसी गैसेस हैं, तो ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। कैसी गैसेस हैं, मोनो एटॉमिक। इसी तरीके से डायटॉमिक क्या होती है, जैसे O2 होती, तो O2 में आप देख सकते हैं 2 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, इसलिए हो जाती डायटॉमिक। इसी तरीके से O3 अगर आप देखेंगे तो O3 ओजोन है, इसमें कितने एटम्स है एक मॉलिक्यूल में, तो 3 है, तो ये टेट्रा एटॉमिक रहती है। तो इसलिए इस तरीके से 3 गैसेस होती हैं, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट। अब देखिए वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और कितनी होती है, तो ये होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखना है तो वो हो जाएगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से इसकी डेंसिटी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन में कहा गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डैश। तो देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल्स की, या ये कहा जाए गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो वो अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में देखिए क्या कहा गया। ठीक है, तो 7th में कहा गया है, एक मिनट, हाँ, एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। तो देखिए एब्सोल्यूट जीरो क्या वो टेम्परेचर होता है जिससे मॉलिक्यूलर मोशन सारे के सारे रुक जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है, इसको पहले बताते हैं, इसको जीरो केल्विन कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो को। और इस पे होता क्या है कि सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी जीरो आती है, इसमें मतलब मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप आता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ट्रू ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, द डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय रेडिएशंस ऑफ हॉट बॉडी इज डैश। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होना चाहिए, गलत हो गया, इज डैश, यहाँ पर इज डैश ऐसे करके होना चाहिए था। ठीक है, तो हॉट बॉडी के रेडिएशंस जो निकलते हैं उससे जो टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है वो मेजरिंग डिवाइस क्या कहलाती है, तो उसको कहते हैं पायरोमीटर। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैरोमीटर से क्या करते हैं, तो बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं बाय टच या कंडक्शन। मैनोमीटर की बात अगर करी जाए तो इससे प्रेशर डिफरेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में कहा गया अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। अब देखिए चार्ल्स लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया द टेम्परेचर एट विच डिग्री स्केल, यहाँ पे सेल्सियस होना चाहिए, सेल्सियस की जो डिग्री स्केल होती है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल शोज सेम रीडिंग इज इक्वल टू डैश। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग शो करती है, तो वो होता है -40 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, -40 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट इज।
तो देखिए वाटर की बॉइलिंग पॉइंट पूछी गई फ़ारेनहाइट में कितनी होती है, तो ये होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? और अगर मान लीजिए फ्रीज़िंग पॉइंट पूछा जाता तो ये होता 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता, ठीक है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता क्या? फ्रीज़िंग पॉइंट किसका? वाटर का, ठीक है? फ्रीज़िंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th देखेंगे। 12th में कहा गया टेलीफोन लाइन वायर्स आर स्लैग्ड इन डैश एंड टाइटेंड इन डैश। तो देखिए जो टेलीफोन वायर होते हैं या जो वायर होते हैं किसके मेनली बने होंगे? मेटल्स के बने हुए होते हैं। आपको पता होगा मेटल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, ठीक है? और साथ ही साथ एक्सपेंशन भी होगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, जिसको थर्मल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। एक्सपेंशन कब होता है? समर्स में एक्सपेंशन होगा। अब जब समर्स में एक्सपैंड हो जाएँगे तो वो कैसे हो जाएँगे? स्लैक हो जाएँगे, ढीले हो जाएँगे, तो इसको यहाँ पे आ जाएगा समर्स, ठीक है? समर्स में वो ढीले हो जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन जब होगा ये कब होगा? विंटर्स में होगा। तो विंटर्स में जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो टाइटन हो जाएँगे, तो यहाँ पे आ जाएगा विंटर्स। तो पहले ऑप्शन में आ जाएगा समर्स और दूसरे में आ जाएगा विंटर्स। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 13th पे आते हैं। 13th क्वेश्चन में कहा गया चेंज इन एरिया ऑफ सरफेस पर यूनिट एरिया। तो देखिए डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर में जो डेल्टा ए बाई ए होता है वो कितना होता है? तो देखिए एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। डेल्टा ए का फॉर्मूला होता है ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है? ए इंटू अल्फा तो नहीं लिखेंगे, बीटा लिखेंगे, क्योंकि अल्फा लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है और बीटा जो होता है वो होता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू पूछी गई है और कितना राइज इन टेम्परेचर हो, तो पर डिग्री मतलब डेल्टा टी की वैल्यू आपको दी गई है 1, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला बनेगा किसका बनेगा? बीटा का बनेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर मान लीजिए इसी जगह पे एरिया की जगह पे वॉल्यूम होता, ठीक है? कि द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सरफेस पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तब उसमें हम लोग क्यूबिकल एक्सपेंशन लिखते। अगर इसी एरिया की जगह लेंथ होता, ठीक है? तो लेंथ अगर होता कि लेंथ के चेंज अपॉन लेंथ जो इनिशियल लेंथ है, वो जो रेशियो होता है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो वो होता कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है? तो ये अल्फा, बीटा, गामा 3 चीज़ें आपको पता होंगी। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ये लीनियर एक्सपेंशन के लिए है, बीटा सुपरफिशियल के लिए और गामा जो है वो क्यूबिकल के लिए। और तीनों में रिलेशन अगर पूछा जाए तो अल्फा अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, ये रिलेशन होता है। तो देखिए वही सेम चीज पूछी गई आपसे क्वेश्चन नंबर 14th में। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा इज डैश। तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 3 गामा, ये भी जो रिलेशन है ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15th है वाटर डैश बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में जाने पर पानी का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो पानी क्या होता है? पानी एक्सपैंड होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या होता है? एक्सपैंड होता है। देखिए यहाँ थोड़ी-सी गलती हो गई, वाटर एक्सपैंड नहीं होगा, वाटर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ने एनॉर्मलस बिहेवियर देखा होगा वाटर का, ठीक है? तो जो ये कहता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, देखिए यहाँ पर अगर वाटर की जगह कोई और लिक्विड होता, ठीक है? तो वहाँ पर एक्सपैंड्स होता है, लेकिन वाटर में एनॉर्मलस बिहेवियर होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे जाने पर क्या होता है? वाटर में कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पर देखा जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसकी डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है? और बाकी के जो लिक्विड्स होते हैं वो टेम्परेचर जैसे-जैसे आप बढ़ाएँगे, वो क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर वाटर का बिहेवियर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद देखा जाए, तो 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब आप इसको और बढ़ाएँगे, तो इसमें क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 से 4 बोला गया है, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16th पे आते हैं। 16th क्वेश्चन में कहा गया specific heat capacity of body is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि कोई हमारे पास जैसे मान लीजिए Q है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एम सी डेल्टा टी, ठीक है? यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर देखा जाए तो ये जो C है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड तो Q की वैल्यू हो गई, ठीक है? और रेज द टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रेज करना होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रेज करना होता है, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 1 डिग्री होनी चाहिए। और मास कितना होना चाहिए? यूनिट मास, मतलब 1 ग्राम या 1 किलोग्राम जो भी आप ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर
जो टेम्परेचर रेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस का, मतलब बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 क्वेश्चन में कहा गया द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड। देखिए कोई भी बॉडी है जिसका मास मान लीजिए m है, और इस बॉडी का हम लोग को टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। ठीक है, तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उस हीट को क्या कहते हैं, ये चीज यहाँ पर पूछी गई, तो इसको कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, थर्मल कैपेसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में कहा गया हीट कैपेसिटी इज प्रॉपर्टी डैश डैश प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मास। तो देखिए जो प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे हीट कैपेसिटी है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होती है मास के, ठीक है, जो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए कहा गया वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू डैश ऑफ इट्स मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो वाटर इक्विवेलेंट किसी भी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कहा गया एक्सप्रेशन ऑफ Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो आप लोग ने एक एक्सप्रेशन देखा होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर देखा होगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये मेयर्स फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अगले क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। तो Cp अपॉन Cv जो होता है इस रेशियो को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन पे आते हैं। एट गिवन प्रेशर द टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर को एग्जिस्ट। तो देखिए किसी भी चीज की अगर तीनों स्टेट्स, जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, तीनों स्टेट एक ही पॉइंट पे जो को एग्जिस्ट करती है, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। अब जैसे अगले क्वेश्चन में यही पूछ लिया गया कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, तो देखिए प्रेशर के टर्म्स में देखा जाए तो 611.2 पास्कल होना चाहिए मरकरी का। और अगर टेम्परेचर पूछा जाए कि टेम्परेचर मतलब दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, केवल एक चीज से आप नहीं बता सकते हो, दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो जो टेम्परेचर सेल्सियस में जो होना चाहिए, यहाँ पे सेल्सियस दे दिया गया गलती से, ये सेल्सियस नहीं केल्विन होना चाहिए, तो थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई है। 273.16 सेल्सियस ना होके क्या होगा, केल्विन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है वो 6112 पास्कल ऑफ एचजीए प्रेशर होता है, और टेम्परेचर कितना होता है, 273.16 केल्विन, इतना टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें कहा गया द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स फेज चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखिए जब फेज चेंज होता है, फेज चेंज का मतलब ये है कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं फेज चेंज हो रहा है। इसी तरीके से लिक्विड कन्वर्ट होती है गैस में, तो दोनों केस में और भी कोई प्रोसेस हो सकता है जिसमें कई सारे फेज चेंज हो। ठीक है, तो दोनों केसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होती है या जो हीट ये कह सकते हैं रिलीज होती है ड्यूरिंग द फेज चेंज, उस हीट को क्या कहा जाता है, और याद रखिएगा टेम्परेचर क्या रहता है इसके दौरान, सेम रहता है। तो टेम्परेचर जब फेज चेंज होता है तो उसके दौरान सेम रहता है, तो इस हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 25th पे आते हैं। 25th में कहा गया द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज डैश। अब देखिए आपको बताना है स्पेसिफिक हीट जो है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो जूल पर केजी के होती है एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अगले में कहा गया एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। अब देखिए हीट कैपेसिटी की आपसे एसआई यूनिट पूछी गई है, तो हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो जूल पर केल्विन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ना बोल के इसको थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का जो डायमेंशन है वो क्या होता है, ये पूछा गया है, तो ये होता है केल्विन की पावर -1। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर इनवर्स आता है, तो टेम्परेचर इनवर्स मतलब टेम्परेचर केल्विन में रखेंगे तो k की पावर -1 हो जाएगा, तो k की पावर -1, ऐसे आप इसको डायमेंशन लिख सकते हैं। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन पूछा गया है तो डायमेंशन को टेम्परेचर के टर्म्स में ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, तो इसको k की पावर -1 आप बोलिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी जगह यूनिट बोली आती, क्या बोला था, यूनिट बोली आती, थोड़ी सी गलत क्वेश्चन हो गया है, यूनिट बोला आता, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो आता केल्विन की पावर -1।
क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में कहा गया द एसआई यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है? वाटर इक्विवेलेंट एक मास होता है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एवरी गैस शुड हैव डैश प्रेशर। तो देखिए एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हर एक गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए? तो प्रेशर भी होना चाहिए जीरो। तो प्रेशर भी जीरो होता है और वेलोसिटी जो होती है गैसेस की वो भी क्या होती है? जीरो होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी जीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया ऑल ऑब्जेक्ट्स विद टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन के ऊपर है, तो वो क्या करता है? रेडिएशंस को एमिट करता है एट द रेट प्रोपोर्शन टू। अब देखिए जो रेट है Q/T जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? T⁴ के होता है। इसको कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो टेम्परेचर की पावर 4 के इस प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर की कौन सी पावर? तो फोर्थ पावर के। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 में कहा गया द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच देयर इज एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड। तो देखिए जिसमें एक्चुअल मोशन होता है हीटेड पार्टिकल का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। 32nd क्वेश्चन है, इसमें कहा गया द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए कैसे ट्रेवल कर रही है? तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और जो मीडियम होता है, जिस मीडियम से वो ट्रेवल करती है, उस मीडियम को वो हीट अप नहीं करती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहता है रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। 33 कह रहा है स्टीडी स्टेट इज द स्टेट इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो स्टीडी स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है टाइम के साथ में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 में कहा गया टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन विद डिस्टेंस। तो देखिए आपको पता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर देखोगे, जैसे मान लीजिए कोई स्लैब है, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है और यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है, तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसके साथ में? लेंथ के साथ में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया 34th में बिल्कुल सही दिया गया है, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डैश। तो आपको बताना है थर्मल कंडक्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? तो ये होती है वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वॉट पर मीटर डैश केल्विन, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया डायमेंशन ऑफ, अभी पूछा गया था एसआई यूनिट, अब पूछे गए डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन क्या होती है? अगले सवाल में ये चीज पूछी गई है। तो डायमेंशन होती है mL_T-3 K-1। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, के की डायमेंशन बोली गई है निकालने को, आप निकाल सकते हैं, तो mL_T-3 K-1 ही आएगी। नेक्स्ट पे आते हैं रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टेंस इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द डैश। तो देखिए जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो कोफिशिएंट होता है, जो के होता है, ठीक है, आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा होगा Q डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये क्यू डॉट जो है वो एक तरीके से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, क्यू बाई स्मॉल टी है। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहें तो ये जो के होता है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये किस पे डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी? ये चीज आपसे पूछी गई है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पे आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में अगर देखेंगे तो RTH जो होता है नेट, तो नेट थर्मल रेजिस्टेंस जो होता है वो बराबर होता है R1 प्लस R2 के। जैसे आप लोग ने सीरीज सर्किट में देखा होगा, सीरीज सर्किट जैसे आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में देखते होंगे, ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है, एनालॉगी एक ही होती है, तो यहाँ पर सम हो जाएगा। ठीक है, सम हो रहा है ना दोनों इंडिविजुअल थर्मल रेजिस्टेंसेस का, तो इसलिए R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40th आते हैं। 40th क्वेश्चन में कहा गया द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द हीट ट्रांसफर बाय डैश। तो देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड की रिक्वायरमेंट किस हीट ट्रांसफर प्रोसेस के लिए जरूरी होती है? तो ये कंडक्शन के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो देखिए वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि लेमडा टी जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेमडा टी बराबर कांस्टेंट। ये लेमडा वेवलेंथ है और टी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो देखिए जो भी वेवलेंथ एमिट होती है किसी भी बॉडी से, तो इज एमिटेड विद मैक्सिमम इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली। अब देखिए जो वेवलेंथ एमिट हो रही है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे।
42 में कहा गया द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ बॉडी। तो देखिए क्या कहता है, द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही न्यूटन्स लॉ में कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो देखिए जितना सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ठीक है, बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो कैसी बॉडी के लिए, तो ब्लैक बॉडी के लिए जितना रेडिएशन जो रिसीव हो रहा होता है प्लेस्ड ऑन अर्थ, जो अर्थ पे रखी हुई है, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू टू द डायरेक्शन ऑफ रेज ऑफ द सन। तो वो जो अर्थ, वो जो बॉडी रखी गई है, वो कैसे रखी गई है, रेज के परपेंडिकुलरली रखी गई है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। गुड एब्जॉर्बर्स और गुड रेडिएटर्स बोला गया है, ठीक है, तो जो गुड एब्जॉर्बर है क्या वो गुड रेडिएटर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेडिएटर्स की बात करी गई, तो रेडिएटर्स और एमिटर्स कहीं ना कहीं एक ही जैसे टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। तो एमिटर बोला जाए, रेडिएटर बोला जाए, एक ही चीज है, तो यहाँ पर ये सही है। सेकंड में कहा गया एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1। तो एब्जॉर्बिंग पावर जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की होती है 1 होती है, ये भी सही है। रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ परफेक्ट व्हाइट बॉडी ये भी 1 होती है, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया हीट फ्रॉम द सन रीचेस। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है जो सन से हीट अर्थ तक आती है वो कैसे आती है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया देयर इज अ कंटीन्यूअस एक्सचेंज ऑफ हीट रेडिएशंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, दिस इज द एसेंस ऑफ। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो हीट रेडिएशंस होती हैं वो कंटिन्यूअसली एमिट होती रहती हैं बॉडी से, और ये किसका एसेंस है, मतलब ये किस थ्योरी का एसेंस है, ये आपसे बोला गया है, आपको बताना है। तो पहला दिया गया है स्टीफेंस लॉ, दूसरा दिया है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, तीसरा दिया है किरचॉफ लॉ और चौथा दिया गया प्रीवॉस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, थोड़ा ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया द एसेंस ऑफ किरचॉफ लॉ इज। अब देखिए आपको बताना है किरचॉफ लॉ जो है उसका एसेंस क्या है। तो देखिए किरचॉफ लॉ का एसेंस सिंपल सा है कि जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड एमिटर होता है, गुड रेडिएटर होता है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो गुड एमिटर बोला जाए या गुड रेडिएटर बोला जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, हमने जैसे पहले भी कहा था, एक ही चीज है। 48 पे आते हैं टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, सन का जो सरफेस टेम्परेचर वो कितना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 6000 केल्विन है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है मॉर्निंग सन। देखिए सुबह का जो सूरज होता है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन मिड डे का सूरज अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है, तो बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जैसे ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है और मान लीजिए यहाँ कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये जो सन निकल रहा है ये आपका मॉर्निंग का सन है, और जब वो ऊपर होगा बिल्कुल मिड में होगा तो ये वाली डिस्टेंस जो आपको दिखाई पड़ रही है बहुत शॉर्टर है, ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होती है, और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा लॉन्गर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो सुबह होती है या जो शाम का जो सूरज होता है उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होती है अर्थ तक पहुंचने में, जिसकी वजह से जो हीट आती है वो कम से कम आ पाती है। तो हीट ट्रेवल स्लोली, तो स्लोली का यहाँ कोई पर्पज नहीं है। इन द मॉर्निंग द अर्थ इज फार्दर अवे फ्रॉम द सन, ठीक है, अगले में बोला गया इन द मॉर्निंग द सन रे ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो जो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अर्थ फार्दर नहीं होता है सन से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया शाइनिंग बॉडीज आर गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर्स ऑफ हीट। तो जो शाइनिंग बॉडी होती हैं क्या वो गुड एब्जॉर्बर और गुड रेडिएटर्स दोनों ही होती हैं, ये इसमें पूछा गया आपसे। तो देखिए शाइनिंग बॉडीज जो होंगी वो गुड एब्जॉर्बर तो नहीं होंगी लेकिन गुड रेडिएटर्स होंगी, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्प्टिव पावर इज डैश। तो देखिए एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब ये है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, मतलब हीट जितनी एब्जॉर्ब हुई वो अपॉन जितनी हीट दी गई, वो दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी सारी की सारी हीट क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मतलब आंसर 1 है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इसमें आपको वो बताना है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा है। तो लैम्प ब्लैक नहीं है, प्लेटिनम ब्लैक नहीं है, हाईली हीटेड चारकोल लैम्प नहीं है, कैविटी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का आंसर क्या हो जाएगा, कैविटी, मतलब कोई भी कैविटी है जिसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, इसका हमारा आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया द टेम्परेचर ऑफ सन इज डबल्ड द रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ। देखिए
टेम्परेचर पहले मान लीजिए T1 जो था वो T था, अब टेम्परेचर को क्या कर दिया 2T कर दिया, डबल कर दिया। तो पहले जो हीट आ रही थी वो किसके प्रोपोर्शनल थी T की पावर 4 के। अब जो हीट आएगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी 2T की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, मतलब किसके 2 की पावर 4 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16, तो 16T की पावर 4, तो कितने टाइम्स हो गया 16 टाइम्स हो गया हीट। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेसेस रिलेशन बिटवीन डैश। तो जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, तो वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी एंड टेम्परेचर। तो देखिए वेवलेंथ और टेम्परेचर बीच में बताता है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज आपको समझनी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के, जो भी हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं और अपने रिवीजन को और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी के लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करना ना भूलें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।